कि विधायक की अगर तीसरी बार भी गलती से अगर विधायक बन जाते तो मैं श्रावस्ती की राजनीति छोड़ दूंगा। पूर्व में चेयरमैन 15 साल जितेंद्र कुमार गुप्ता थे, उन्होंने आपके इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं। उनको ओबीसी कैटेगरी से दबाने का प्रयास किया क्योंकि ओबीसी के वो नेता थे, हिंदुत्व के नेता थे, उनको भी दबाने का प्रयास यही विधायक के द्वारा किया गया जो उन्होंने बयान दिया है। वही बयान मैं कह रहा हूँ। मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से देखा कि भर के एम्बुलेंस से खरीदा जा रहा है माल खर्च करके। वो तो दलित समाज के निचले कुचले हुए दबे लोग हैं, उनको तो हम देख लेंगे, खरीद लेंगे। ठाकुर समाज के व्यक्ति को तुमने कहीं नहीं छोड़ा है, एकौना में हो चाहे गिलौला में हो, सभी जो वर्ग थोड़ा सा भी आपसे बात करने का या अपने आपसे मिलने का या प्रयास करने का काम किया, अपनी बात रखने का प्रयास किया, उनके खिलाफ FIR लिखाने का काम किया। की सफाई का मामला जो है आपने देखा, करोड़ों का बजट आया लेकिन झेल वैसे पड़ी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, साफ सफाई हो गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए, सफाई फिर वैसे ही हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं टाट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत तिकोना के चेयरमैन प्रतिनिधि और इस समय बसपा से दावेदारी कर रहे 290 विधानसभा श्रावस्ती से नसीम चौधरी। आपका स्वागत है नसीम जी बहुत चैनल पर। और नसीम चौधरी जी से आज दर्शकों हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल नसीम जी आपसे हमारा यही है कि मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसी इंटरव्यू को देखकर मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भी इसकी पुष्टि होनी चाहिए कि क्या वास्तव में इन चीजों को आपने चैलेंज किया कि 290 विधानसभा श्रावस्ती में तीसरी बार विधायक श्री राम पांडे नहीं बनता। ऐसा आपने क्या देखा, क्या आपके मन में ये चीजें उठी जिससे आपने ये चैलेंज दिया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप हमारे फिर से इस को देखकर आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी, और हमेशा आपका स्वागत रहेगा। ये जो चैलेंज मैंने दिया है वो चैलेंज जनता के लिए दिया है। जनता उनसे त्रस्त है, जनता उनसे त्रस्त है, पस्त है। जनता में सबसे ज्यादा जो यहाँ ब्राह्मण समाज की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को विधायक जी ने उनका पानी फेरा है। उस उम्मीदों को लेकर, दलितों को उम्मीदों को लेकर, ओबीसीओ को उम्मीदों को लेकर मैंने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं थे। मतलब मेरा कहने था जो ब्राह्मण नामवर थे, जिनकी पहचान यहाँ थी, वो पहचान उन्होंने विधायक जी जब से विधायक बने उनकी पहचान मिटाने का काम किया। उनके कारोबारों में उनके जो काम कार्य थे उसमें उन्होंने हमेशा अड़ंगा डाला। मैं जिसको पहले देखता था कि प्रधान थे 20-20 साल से, वो आज प्रधान नहीं है। पंडित समाज की बात कर रहा हूँ, जिसको जिला पंचायत सदस्य देखता था वो जिला पंचायत सदस्य नहीं है। जिनके कारोबार लाखों में चलते थे वो आज हजारों में चल रहे हैं। जो कल कारों से चलते थे वो आज बाइक से चल रहे हैं। ब्राह्मण समाज बहुत ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है, और जिसको कल हम ST गाड़ी से देखते थे आज वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। जिसको मैं कल साइकिल से देखता था तो वो आज तमाम बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। तो जो विधायक जी ने जो विकास किया वो अपने परिवार के लोगों का किया, अपने लोगों का किया। जो ब्राह्मण जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के जो हमेशा ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे, जिनकी यहाँ तपस भगवती थी, आज वो ब्राह्मण को जब से विधायक है तब से दबाने का वो काम कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये हुआ चेयरमैन साहब की यहाँ जो ब्राह्मण मूल थे उनको दबाने और उनको जो आगे बढ़ रहे थे उनको वहीं पर स्टॉप करने का प्रयास किया। जी, तो मैंने ये देखा कि लगातार ये ब्राह्मणों को दबाने का काम कर रहे हैं। कोई भी ओबीसी का नेता है, जैसे मान लीजिए हमारे पूर्व में चेयरमैन 15 साल जितेंद्र कुमार गुप्ता थे, उन्होंने आपके इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। सही बात है, वो नगर पंचायत हमारे वाली साहब के साथ उनकी चुनाव हुआ और वो ओबीसी के कैटेगरी में आते थे, तभी तो उन्होंने पर्चा भरा। तो उनको ओबीसी कैटेगरी से दबाने का प्रयास किया क्योंकि ओबीसी के वो नेता थे, हिंदुत्व के नेता थे, उनमें एक बड़ी पहचान थी उनकी। उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे कई चुनाव जीते भी। तो अब जाहिर सी बात है कि उनके साथ भी ओबीसी समाज के साथ भी जो नौकरी में, शिक्षा में, रोजी में उनको इसका ओबीसी का कैटेगरी का जो लाभ मिलता था वो उनका लाभ भी कम हुआ। आपके चैनल के माध्यम से देखा हूँ, तो उनको भी दबाने का प्रयास यही विधायक जी द्वारा किया गया। जो उन्होंने बयान दिया है, वही बयान में मैं कह रहा हूँ। मैंने आपके ही चैनल के
के माध्यम से देखा। वो कह रहे थे कि मैंने नामांकन किया, मैं निर्दल चुनाव लड़ना चाहता था, उनको चुनाव वो भी नहीं होने दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब हर समाज को आप दबाने का काम कर रहे हैं, ऐसे दलित समाज है, जो दलित समाज जो साइलेंट हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो सबसे उसमें आते हैं, सबसे दबे कुचले में आते हैं, सबसे श्रेणी में नीचे श्रेणी में आते हैं, तो बेचारे वो तो कहीं आवाज उठा नहीं सकते। लेकिन जो ओबी समाज का नेता है, जो पूर्व चेयरमैन है जितेंद्र कुमार गुड्डू भैया, तो उनको भी दबाने का काम किया। मिनार्टी को तो आप दबा ही रहे हो, क्योंकि मिनार्टी को आप समझ ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप समझ रहे हो कि, और मैं कह रहा हूं कि जो 400 और 1400 वोट आपको मिले हैं, एक बार 400 से आपने जीता, एक बार 1400 वोट से जीता, वो एक वोट शायद आपके ताल्लुकात के वोट से जो मुस्लिम समाज के लोगों ने आपको दे दिया था। तो आपने उन जो 400 वोटों से जीता, उन 400 वोटों के जो मुसलमानों ने दिया था, उन्हीं मुसलमानों का तुम दमन करने का काम कर रहे हो, उन्हीं के लोगों को फंसाने का काम कर रहे हो, उन्हीं को षड्यंत्र से रचन कर कई मुकदमे, कई FIR आप लिखाने का काम कर रहे हो। तो ये सब सारी चीजें हैं कि ना तुम ब्राह्मण को हजम कर पा रहे हो जिस समाज से आते हो, ना तुम OBC समाज को, जिस समाज की वोट भर भर के भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट करती है, ना तुम दलित समाज को, जिसको तुम कहते हो, तुम क्या, तुम्हारे लोग कहते रहते हैं कि भर भर के एम्बुलेंस से खरीदा जा रहा है माल खर्च करके, वो तो दलित समाज के निचले कुचले हुए दबे लोग हैं, उनको तो हम देख लेंगे, खरीद लेंगे, मेरा चुनाव निकल जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब जो अफवाहें जो सुनने में आ रही है, वो चीज पे मैं कह रहा हूँ कि तुम सबको दबाने का काम करो, तो जाहिर सी बात है कि जनता की जब इतनी तकलीफ रहेगी, तो उस चैलेंज के साथ में उस चैलेंज के साथ में आया मैदान में और कहा कि इन सब चैलेंजों को जो दुखी हैं, चाहे वो OBC का हो, चाहे दलित का हो, चाहे ब्राह्मण समाज के वर्ग का हो, ठाकुर समाज के व्यक्ति को तुमने कहीं नहीं छोड़ा है, इकौना में हो चाहे गिलौला में हो, सभी जो वर्ग थोड़ा सा भी आपसे बात करने का या अपने आपसे मिलने का या प्रयास करने का काम किया या अपनी बात रखने का प्रयास किया, उनके खिलाफ FIR लिखाने का काम किया। तो ये सब तमाम समान वर्ग के लोग हैं, OBC के हैं, दलित के लोग हैं, सबको ठगने का आपने काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि कोई चैलेंज नहीं करेगा तो मैं चैलेंज करूंगा, क्योंकि मैंने इनके दुख और पीड़ा को समझा है, इनके दुख के पीड़ा को पढ़ा है, तो मुझे तकलीफ है, तो इसके साथ मैंने चैलेंज किया है कि विधायक जी अगर तीसरी बार भी गलती से अगर विधायक बन जाते तो मैं श्रावस्ती की राजनीति छोड़ दूंगा। जब इतनी गंदी और इतनी बेकार राजनीति होगी तो ऐसी राजनीति में नहीं कर पाऊंगा। एक चीज विधायक जी ने और कहा कि मैंने ये विकास किया, उनके लोग भी कह रहे हैं ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आपने विकास किया, तो विकास के मुद्दे पे आप बात कीजिए। सीताद्वार की सफाई का मामला जो है, आपने देखा करोड़ों का बजट आया, लेकिन झाली वैसे पड़ी है, पड़ी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, साफ सफाई हो गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए, सफाई फिर वैसे ही हो गई है। एक दिन के लिए सफाई किया जाता है, उसके बाद माँ सीताद्वार के जो सीताद्वार के प्रांगण का है, कहीं कोई सफाई नहीं रहती, आप जाके देख लीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी बातें वहां खत्म नहीं होती। जब तुम सबको दबाने का काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि अरे क्या नाम है भाई, चैलेंज तो बोलूंगा ही, और चैलेंज इन लोगों की पीड़ा को देखकर मैंने बोला है। अब ऐसे में अगर गंदी राजनीति अब भी होगा और जनता ने भूल से भी गलती अगर कर दिया तो भाई जाहिर सी बात है मैं श्रावस्ती की राजनीति नहीं करूंगा। और रही बात दूसरी बात ये रही कि क्या नाम है, जो विधायक जी के लोग हमको और सब उल्टा सीधा फेसबुक पे और ट्विटर के माध्यम से मुझे उल्टा सीधा बताया जाता रहा है, तो उन लीडर धमकियों से मैं नहीं डरता हूँ। कुछ हमारे समाजवादी के भी लोग हैं जो मुझे कहते रहते हैं कि ये बी टीम है काटने के लिए। तो हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 4 बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री 27 में होने वाली है, ब्लेम उनके ऊपर भी लगता है। तो ये तो उन लोगों का काम है जो लोग पहले गालियां देते हैं और जब कोई जीत जाता है तो उसके पीछे जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। नसीम जी, लोग आरोप लगा रहे हैं, आपने जब स्टेटमेंट दिया, लोगों से मैंने जानकारियां कुछ जुटाई, कुछ लोगों से, कुछ सम्राट लोगों से, अब जानते हैं सूत्र होते हैं, नाम नहीं लिया जा सकता। वो लोग कह रहे थे कि ये विधायक जी के जो है गेम है, नसीम जी बोल रहे हैं ये लास्ट पे उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। ऐसे में इसका थोड़ा क्या खंडन करेंगे आप, जो लोग हैं बोल रहे हैं उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग ऐसी बातों का, किसी ने कहा कि इनकी औकात नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जब बहराइच देश आजादी से पहले कपूरथला स्टेट था, इस स्टेट में कपूरथला स्टेट जो बहराइच के नाम से जाना जाता था, एक बहुत अकाल इस भारत में आया। उस वक्त स्टेट ने कहा कि क्या कोई मुझे थोड़े पैसे कर्जे दे सकता है, तो उस वक्त खच्चर चलता था। तो मेरे पर बाबा जिसका नाम था मौला चौधरी, उन्होंने उस खच्चर पे 8-10-15 खच्चर जो भी उस वक्त असरफी या सोने चांदी जो भी चलते थे, क्योंकि मैं उस वक्त पैदा तो नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो 3 पीढ़ियां बीत गई है, लेकिन मेरे बाबा दादा बाप
पापा बताते रहते हैं, तो उस वक्त खच्चर चलते तो उस अकाल में हमने भारत के उस कपूरथला स्टेट की मदद की थी हमारे पूर्वजों ने। तो मेरी औकात की बात करते हैं, जब यहाँ नगर पंचायत नहीं था तो मेरे बाबा यहाँ प्रधान थे, वो लोग मेरी औकात की बात करते हैं। मेरा भाई, मेरी पत्नी फिर से नगर पंचायत, जिला पंचायत सदस्य सब रह चुके हैं, वो लोग मेरी बात करते हैं। जब यहाँ लोकल के लोग कभी लड़े नहीं होंगे विधानसभा, तो जाके बहराइच में हमारे वालिद साहब मोहम्मद अली चौधरी 1993 में जनता दल पार्टी से लड़ते हैं चुनाव, वो लोग मेरी औकात की बात करते हैं। तो मैंने देखा कि जब ये आगड़ी जो आज रामचरण पांडे जी विधायक है, जब ये एक जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे 100 गाड़ियों से इन्होंने लगभग नामांकन किया था, और मुझे लग रहा है कि 200 कुछ वोट उनको मिले थे। और वही लोग जो आज इनकी सपोर्ट में खड़े हैं, जब वो विधायक होंगे तो उनके सपोर्ट में खड़े वही लोग इनको गालियां देते थे। तो ये तो जैसे कल्चर है लोगों का, जब बन जाओगे तो वो जिंदाबाद नारा लगाएंगे। तो ये ऐसे गीदड़ धमकियों से मैं नहीं डरता हूँ, ये इनका काम है, ये करते रहेंगे, ये भड़काते रहेंगे। क्योंकि आरोप लगना तो बताया तो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती, तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो लग रहा है बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो वो तो आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। तो ऐसे मेरे को पे भी आरोप लगता है, इन आरोपों से मैं नहीं डरता हूँ। रही बात अगर किसी समाजवादियों को या किसी मेरे अल्पसंख्यक के लोगों को यह लग रहा है कि मैं बी और सी टीम हूँ, तो अगर आपको मेरे पे भरोसा न हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास दूसरा दल भी है, दूसरे दल को भी आप सुन सकते हो। मैं तो अपना स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई विधायक जी को अगर कोई पछाड़ दे सकता है, अगर विधायक जी को यहाँ कोई पराजित कर सकता है, तो मेरे में क्षमता है। और मैं इस क्षमता को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नगर पंचायत का इकौना का चुनाव हुआ और मेरे साथ जब समुदाय के लोग, सभी हिंदू मुसलमान वर्गों के लोग खड़े हुए, तो विधायक जी ने पूरी ताकत लगाई और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को यहाँ तीसरे स्थान पे जाना पड़ा। और यहाँ की हवा, जो जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा था कि यहाँ की हवा भिनगा में भी चली, दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी दोनों नंबर पे जाके हारी, नहीं तीसरे नंबर पे जाके हारी, और बहुत बुरी तरीके से हारी। तो जब जनता का सहयोग और प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो जाहिर सी बात है। और ऐसे में मैं पढ़ा लिखा हूँ, MA किया हूँ, मेरी डिग्रियां हैं, मैं अधिवक्ता भी हूँ, मुझे क्रिमिनल में ज्यादा जानकारी भी है। तो मैं ऐसे में कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव होगा और सभी वर्ग के लोग जिनको पीड़ा है, उस पीड़ा को लेकर मैं अब बयान दे रहा हूँ, तो वो पीड़ा के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे। तो ऐसे विधायक जो 414 से लोग से जीतते हैं, उनको हम 40,000 से हराने का काम करेंगे। 40,000 से हराना, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि 40,000। दूसरी बात यह है कि अभी आपके विधानसभा के लोगों को ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आप बसपा से ही प्रत्याशी घोषित होकर लड़े, क्योंकि तमाम लोगों में ये भी प्रक्रिया रही कि नसीब भी टिकट तो मांग रही, लेकिन बहन जी ने क्या वो टिकट ला के वास्तव में 290 में यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय करेंगे या ऐसे ही इंटरव्यू देते रहे? देखिए, मैं क्षेत्र में तो लगातार चल रहा हूँ, कोई चुनावी बात तो है नहीं कि मैं चुनाव आता है तो खाली 1 साल के लिए निकलता हूँ। मैं भी 19 में जब ये 24 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तभी मैं क्षेत्र में चल रहा था, तुलसीपुर, पचपेड़वा, गैसरी, तीनों विधानसभा में, यानी बलरामपुर के 3 विधानसभा और श्रावस्ती के 2 विधानसभा में चलता रहता हूँ। श्रावस्ती में जब मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, भी 1 साल पहले मैं जब कांग्रेस से हटा है, तब भी मैं जनता के दोनों सीटों पे, भिनगा में मेरी पत्नी अगली बार 2022 में विधानसभा का चुनाव ही लड़ी है। तो मैं क्षेत्र में बिल्कुल बरकरार रहता हूँ। मेरा एक ही सूत्रीय काम है, सुबह उठकर लोगों की सेवा करना, यही मेरी एक सूत्रीय, सुबह उठ के सबसे पहले यही काम है। कितने शेड्यूल है, कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ कौन सी मदद करी, कौन से थाने पे फोन करना है, क्योंकि जब सुबह उठता हूँ तो आप जान रहे हैं, देख ही रहे हैं कि 10 साढ़े 10 बजे लगभग हमारे यहाँ 10-50 लोग पहुंच जाते हैं, जिनकी मैं सुबह उठ के सबसे पहले टेलीफोन से ब्लॉक स्तर पे हो, तहसील स्तर पे हो, थाने स्तर पे हो या जिला अधिकारी स्तर पे हो, तो मैं फोन करके लोगों की समस्याओं का समाधान कराता हूँ। अधिकारियों से कहता हूँ कि सर अगर जायज हो तो इनकी मदद की, ये बहुत पीड़ा से रो रहे हैं, इसीलिए मेरे पास पहुंचे हैं। तो मेरा जो काम है वो मैं लगातार कर रहा हूँ। और रही बात टिकट की, तो अब बहन जी से मिला गया है, 2-3 बार मिला गया है, बहन जी ने आश्वासन दिया है, अगर बहन जी को लगेगा कि मैं इस लायक हूँ तो बिल्कुल टिकट देगी, लड़ाएंगी। अगर बहन जी को लगेगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ तो टिकट नहीं देगी, तो बैठा जाएगा, अपने लोगों को बुलाया जाएगा, अपने लोगों से समझा जाएगा, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब मैं कोई भी, जाहिर सी बात है कि अगर किसी दल से अगर वो टूट के आता है तो उम्मीद करके यही आता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जी जी।
कोई भी व्यक्ति हो, आपने देखा होगा, चाहे पूर्व में ले लीजिए बसपा से तपन मिश्रा जी मंत्री थे, तो जब भाजपा में गए तो यही सोच के गए कि चुनाव लड़ना है। और कोई समाजवादी से दिनदाड़ी वर्मा को ले लीजिए, अगर बसपा से टूट गई समाजवादी में तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं भी अगर बहुजन समाज पार्टी में आया हूं तो मुझे उम्मीद है, और मैं इस उम्मीद से आया हूं कि बहन जी मुझे लड़ाएंगे। ऐसे किसी केयर कंडीशन में अगर मान लीजिए मुझे वो नहीं लड़ाती तो अपने लोगों को बुलाया जाएगा, उस पर बातचीत किया जाएगा और उस पर कोई ना कोई विकल्प निकाला जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि मैं भाजपा में तो जा ही नहीं सकता हूं, तो ऐसे में जो उस वक्त जो चैलेंज मैंने किया हूं, जो उनको हराएगा उनके साथ जाया जाएगा, जो उनको हराएगा। ना मुझे किसी ब्राह्मण से कोई परहेज है, ना किसी ठाकुर से, भ्रष्टाचार से जी भ्रष्टाचार से परहेज है। और व्यक्तिगत उन्होंने लोगों को टार्चर किया अपने जो सत्ते का जो प्रयोग है उन्होंने व्यक्तिगत लोगों पे टार्चर किया है। और जब व्यक्तिगत लोगों को तकलीफ होती है तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी कहीं ना कहीं तो वो अपने दिल में रखता है, और जब कुछ नहीं कर पाता है तो चुनाव के मर्द से वोट के बटन से जवाब देता है। तो हम लोग शायद, और जिन लोगों को पीड़ा है वो लोग बटन से जवाब देंगे विधायक जी को, क्योंकि वो लोग लड़ने के लायक योग्य नहीं है, क्योंकि वो सत्ते में है और उस सत्ते का दुरुपयोग करके तमाम लोग हैं, चाहे वो सबड़ में ब्राह्मण समाज के हों, चाहे ठाकुर हों, चाहे दलित हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, तो ऐसे तमाम, चाहे अल्पसंख्यक के लोग हों, सभी को उन्होंने फंसाने का अपने दुरुपयोग का किया है। तो उसकी जवाब इस बार जनता पूरी ताकत से वोट के जो लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया उससे जवाब दिया जाएगा। और ये आप निश्चय कर लीजिए, मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सभी से ये कह रहा हूँ, इस बार इनका पराजित होना बिल्कुल तय है, कोई इनको रोक नहीं सकता। कुछ ब्राह्मणों को ये लग रहा है कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं केवल राम फेरन पांडे विधायक विरोधी, जिन्होंने लोगों को सबसे ज्यादा सताया है, सबसे, और उन सताए लोगों की मैं पीड़ा को लेकर इस बात को कह रहा हूं। मेरा कोई अपना पर्सनल नहीं है, मैंने देखा ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, ओबीसी सभी वर्गों के लोगों को इन्होंने व्यक्तिगत अपने पावर का इस्तेमाल कर सिखाया, तो सताया है। तो उस सताने को लेकर मैं उनके व्यक्तिगत विरोध में हूं और खड़ा हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा, अपने रब से भी दुआ करूंगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मेरे समाज के लोगों को कटमुल्ला कहकर, मैंने कई बार पत्र लिखकर कप्तान महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिलाधिकारी महोदया को, सबको मैं बार बार अवगत कराया कि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो हिंदू मुसलमान दंगा करा के फेसबुक के कटमुल्ले जैसा शब्द का उपयोग करते हैं। और कई बार कप्तान को चिट्ठी के माध्यम से मार्का लगा के यह बताया गया कि 7, 8 बार 10 बार ऐसा हो चुका है, जो श्रावस्ती के इकौना के इस पावन धरती पर बार बार दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारी ऐसे मामले में ध्यान नहीं दे रहा है। जब कुछ ऐसी पीड़ा हो जाएगी तब अधिकारी को लगेगा कि मेरी बात या सत्य थी। बार बार ऐसे बातों को प्रयोग किया जा रहा है, कभी कटमुल्ला कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर मेरी बात अगर हमारे इस सबसे ईमानदार और कर्मठ कप्तान के पास पहुंचे तो मेरे उस पत्र को संज्ञान में ले, यहाँ की जिलाधिकारी उसको संज्ञान में ले कि ऐसी घटना कभी ना घटे। इसके लिए हमें पहले से सचेत होना चाहिए, क्योंकि बार बार आदमी को अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो आदमी, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसमें आक्रोश में आ जाएगा। हम लोग तो बार बार प्रयास करते हैं कि ऐसी बातें ना हो, ऐसी बातों को दबाया जाता है, छुपाया जाता है। इसीलिए चिट्ठी के माध्यम से कप्तान से गुजारिश की जाती है कि साहब इस पे देख लीजिए, अगर ऐसी चीजें हैं, यह बात सत्य। ये कौन लोग करते हैं? ये यहाँ के पाले हुए हैं, कन्हैया कसौदन जी है, जब भी होता है फेसबुक पे लिख देते हैं ये कटमुल्ले। अब हम लोगों को कटमुल्ले कहा जाता है, मेरी समाज को कहा जाता है, तो पीड़ा तो है ही है। और मैं यहाँ के अधिकारियों से नहीं अगर कहूंगा तो किससे कहूंगा? कई बार कहा मैंने, एनेक्जर लगा के कहा कि 8-9 बार हो गया। कई बार मैं जाके मिला जो पूर्व में कप्तान से, लेकिन पता नहीं क्या उनकी कप्तान की मजबूरियां है कि ऐसे मामलों में ध्यान नहीं दे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पे कई पत्र लिखा, क्योंकि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के यह संज्ञान में ना हो और बीच में ही पेपर इधर से उधर हो जाता, तो उस मामले में मैंने संज्ञान में दिया है। और कप्तान साहब इस वक्त जो हमारे हैं बहुत कर्मठ और ईमानदार है, उनसे अपेक्षा रखता हूं कि अगर मेरी पत्र पहुंची है तो उस पर बिल्कुल पूर्णता रूप से जांच करें। अगर जांच में सही है तो उनके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें कि कोई भी व्यक्ति ऐसे इकौना श्रावस्ती की पावन धरती पर जो गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ कोई ऐसी बात विवाद ना हो। ये कप्तान साहब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कप्तान साहब इस पे विशेष ध्यान दें। जी, जैसा कि नसीम जी आप कह रहे हैं कि हम दबे कुचले में सभी वर्ग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्म के लोग। आप उनकी पीड़ा को समझते हैं और उनकी पीड़ा को लेकर आपने ये चैलेंज किया है कि तीसरी बार विधायक वो नहीं बने, क्योंकि उनको दबाया गया,
उसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, मुस्लिम भी है, यादव भी है, कुर्मी भी है। अभी काफी बीच में वीडियो वायरल हुए थे, एक दलित वर्ग का जो है व्यक्ति था, उसने कहा हमारी जमीनें जो है कब्जा की जा रही है, फिर उसको मैनेज किया गया। तो सबको पता है कैसे मैनेज किया गया। अभी एक बीडीसी यादव का जो है यही इकौना तहसील के सामने की जमीनें थी, उनके समधी के ऊपर आरोप लगे। तो काफी चीजें हैं। तो ये जो आपने जिक्र किया है, ये चीजें लगता है आपने जनता के बीच में जाके पढ़ी और उनके चीजों को समझा। तो ऐसे में आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे कैसे इसको देखेंगे और कैसे इस पर प्रभाव डालेंगे। उसी बात पे मैंने कहा कि हो सकता है कि जैसे गुमराह करके दलित को मला लिया गया, समझा लिया गया, यादव को समझा लिया गया, जैसे जैसे जो वीडियो वायरल होती है जिसपे खुलासा होने लगता है, उस पर कहीं ना कहीं दबाव के कारण उनको समझा बुझा लिया जाता है। तो ऐसे में भी समझाने बुझाने पे अगर हमारी श्रावस्ती की सम्मानित जनता अगर आ जाएगी, उसी बेस पे मैंने कहा कि अगर किसी तरह भी समझाने बुझाने पे आ जाएगी तो मैं श्रावस्ती की राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसी गंदी राजनीति नहीं करता हूँ। रही बात विकास के नाम पे जो बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़िए, भगवान श्री राम के नाम पे मत लड़िए। मैं पहले भी कहा हूँ कि भगवान से कोई नहीं जीत सकता है। मैं रोकना चाहूंगा, अभी आप देखिए एक फायर स्टेशन बना था, उसकी दीवारें ढह गई, मात्र 6 महीने में ढह गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? फायर स्टेशन जो आपका यहाँ बनाया गया है बहराइच चिकोना रोड पे, ये मैं जगह भूल रहा हूँ, ये मैंने भी खबर चलाई है, उसकी दीवार जो है एक तरफ बन रहा है, एक तरफ दीवार ही ढह गई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो सिसवारा घाट पुल का नाम ले रहे हैं, मझौआ घाट का पुल का नाम रहे हैं, और तमाम रोडें और सड़कें का नाम ले रहे हैं। जो पूर्व में सड़कें बची वो तो उजड़ गई हैं। जो नए बन रहे हैं, जो माननीय विधायक जी गिना रहे हैं कि ये सड़कें हैं, आपको कहीं दिन दूर नहीं है, 4-5 महीने बीतने दीजिए, कहीं आपको जैसे आपने फायर विकेट में देखा कि दीवारें ढह गई हैं, पुलों का भी देखते रहिएगा, जिस तरह निर्माण हो रहा है, जिस तरह उसकी गुणवत्ता इतनी गंदी है कि निर्माण हो जाने दीजिए, पूरा हो जाए, वो पुल जैसे ही घाट तो बह जाएगा अगर बाढ़ आ गई तो। वही बिल्कुल, तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी 2 महीने कभी बारिश का समय जो है वो पुख्ता आया नहीं है। बारिश का समय तो चल रहा है, लेकिन बारिश इस तरह हुई नहीं है जिस तरह बारिश होनी चाहिए। तो अब बारिश हुई नहीं है, तो ये आज नहीं तो कल अगले वर्ष होगी। तो जो उसमें जो विकास की जो गंगा की बता रहे हैं कि गंगा बह रही है, शायद हो सकता है वो पुल बचे कि नहीं रहते, वो गंगा के साथ ही बह जाए। तो ये समय वक्त आने दीजिए। जो बता रहे हैं कि सिसवारा घाट का काम किया, मझौआ घाट का काम किया, ये रोडे बनाए, वो रोडे बनाए, जो रोडे बन चुकी हैं इनके पूर्व के कार्यकाल में, वहां जा देख लीजिए इतने 2-2 फीट के गड्ढे हैं। और जो रोडे अब नए बन रहे हैं उसमें भी अभी उपरांत ही इसी वर्ष ही अभी पूरा भी नहीं हुआ, उसके उपरांत गड्ढे चालू। फिर कई रोडे हम लोग देख रहे हैं जा रहे हैं, पीछे जो है पेंटिंग हो रही है, पीछे से पेंटिंग उजड़ रही है। हाँ, तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप कवरेज कर रहे हैं, जहाँ आपको सभी नेताओं से मिल रहा है, तो वो सब सही है, इसीलिए मैंने बताया। अभी देख लीजिए, आप मेरे इस रोड पे आए हैं, दशहरा मैदान है, बड़ा त्योहार है, मंदिर का दुर्गा मंदिर, माँ दुर्गा जी का मंदिर है, और उसमें हनुमान जी की मंदिर है। ये बगल में आपने देखा होगा हमारे यहाँ हनुमान जी के बगल में कंजड़वा के उस मध्यनगर में आप आगे जाएंगे तो जो बहुजन समाज पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, बहन जी की मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, उधर की रोड देख लीजिए, वहां तक चले जाइए, वहां की भी रोड बहुत जर्जर है। और 10 साल इनका 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है लगभग, लेकिन आज तक वो रोडें नहीं बनी है। पूर्व में जो सरकार थी तब से रोडें बनी थी, तो कहीं इनका कोई काम नहीं है। बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो भगवान श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तो उसका 10 साल का उनको फायदा मिल चुका है। हर बार हर चीज का फायदा नहीं मिल चुका है। अगर इस बार ये भगवान का नाम लेंगे तो भी शायद हो सकता है जनता इनको जवाब दे। भगवान समझ गई है कि ये भगवान के नाम से ठग रहे हैं, चंदे लूट रहे हैं, चंदे चोरी कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जनता की आंखें खुल चुकी है। अगर जनता जानती कि हाँ यह सत्य है, तो फिर से तीसरी बार भगवान के नाम पे इनको जरूर इनका इस अवसर का मौका देती। लेकिन अब आपने देखा है कि अयोध्या जैसे पवित्र स्थानों पे, जहाँ पे भगवान श्री राम जी का जन्मस्थली है, वहां पे भी उस चंदे का मामला पूरे देश में चल रहा है। और अनेकों देश के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां ही मंदिर में चोरी करा के, और वहां पूरे देश की चर्चा में बदनामी भारत की हो रही है, भगवान की बदनामी हो रही। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूं कि अब जनता जान चुकी है, आने वाले समय तक जवाब दे। जैसा कि पूर्व चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता और गुड्डू जी ने बताया कि हमारे साथ जो प्रक्रियाएं हुई, आपने भी जिक्र किया, उनका कहना है कि यहाँ विकास हुए तो यहाँ विधायक जी के रिश्तेदार रोड बनवा रहे हैं, वो एक अलग बन रही है, एक अलग टूट रही है। चेयरमैन भी जो है उसमें आपको लेकर जो है कहा कि चेयरमैन भी जो है चुप्पी साधे हुए हैं, वो एक तरह से विधायक जी के जो है कहने पर, इशारों पर काम कर रहे हैं।
देखिए, अब उनका क्या कहना है उस पर तो मैं नहीं जाना पा रहा हूँ, लेकिन जो रोड बनी हुई है आप देख लीजिएगा, जहाँ से संजय पार्क से लेकर और चिचड़ी तक तो नक्का तक और यहाँ जगजीत इंटर कॉलेज से लेकर रोडें तो हमें लग रहा है, और हमारी जो इकौना की सम्मानित जनता है वो तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी रोडें बनी है। कहीं कहीं अगर मिट्टी हुई है तो उसकी शिकायत चल ही रही है, वो मैं खुद ही स्वयं करा रहा हूँ नगर पंचायत की तरफ से। उनका क्या कहना है तो उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इकौना की जो अपने हमारी सीमा के अंतर्गत रोडें हुई है वो मैं देख रहा हूँ, पूरी तरीके से देख रहा हूँ कि रोड सही है, और जहां मुझे लग रहा है कि नहीं सही है उस पर मैं कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेज चुका हूँ। एक जिक्र और करना चाहूंगा, धनंजय शुक्ला जी हैं पूजा पांडे के भाई, शायद आपने देखा होगा, हमने एक खबर चलाई थी, वहां जो है विधायक जी के द्वारा जो है नाली निर्माण कराया गया था। यही रोड है जो ये गया है भिंगा बाईपास, वहां पर पुलिया निर्माण नहीं हुआ, और वहां पर मैंने देखा है करीब 30-40 घर डूब रहे हैं, आपने भी देखा होगा। और अगर उस नाली के निर्माण को वहां पुलिया डाल दिया जाए तो पानी निकल जाए, और ये जो घर डूब रहे हैं ये डूबने के कागार से बच जाएंगे और गिरने से भी बच जाएंगे। बीमारियां फैल रही हैं, हमने उस दिन देखा जो यहाँ कहते हैं मस्जिदवा साहब वही पानी में पड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने भी उसी पर जाते हैं। तो ऐसे में जो है वो विधायक पर सीधा आरोप लगा रहे थे कि विधायक जी ने ठेका दे दिया, विधायक जी आज तक देखने नहीं आए, नगर पंचायत के भी लोग नहीं देख रहे हैं इस चीज को। इस पर थोड़ा देखिए, आपने ये सवाल जो किया बड़े दिल से मेरी इच्छा थी कि आप ये सवाल जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल पे, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से देखा था, उसमें साफ है ये जो पहली बात तो वो मेरे सीमा के अंतर्गत आता नहीं है, और सीमा के 1 किलोमीटर अंतर्गत मैं काम भी कराता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे मतलब अधिकार है नगर पालिका एक्ट में, क्योंकि नगर पंचायत में अगर आपके काम पूरे हो चुके हैं और नगर पंचायत की जरूरत अगर सीमा से अगर है जिसपे लोगों की विकास आवागमन जाने की अगर प्रक्रिया है तो आप चाहे तो उसमें करा सकते हैं अपने बोर्ड में प्रस्ताव करा के। तो नाले का जो हमने प्रस्ताव किया वो सीधा मतलब तहसील तक किया, और जो उन लोगों ने जो वहां पे लोगों ने घर बनाया है, असल में वास्तविकता ये थी कि वहां गड्ढा बहुत था जी। इन्होंने लोगों ने मतलब वो जब गड्ढा जरूर था लेकिन तालाब की तरह भी शक्ल में था, लेकिन तालाब नंबर का था, कोई तालाब सरकारी भूमि नहीं थी, तो जिसकी भी वो जमीन थी उन लोगों ने उसको बांट के प्लाटिंग किया, और प्लाटिंग करने के बाद नई रोड भिनगा की बाईपास निकली, और बाईपास निकलने के बाद उसमें शायद हमारे ख्याल से पूर्व सांसद के द्वारा मतलब उस पर इंटरलॉकिंग का लगाया भी गया। तो अब जब अगर इंटरलॉकिंग लगाया गया तो वो रोड जो उन लोगों ने घर जो बनाया वो घर थोड़ा नीचे बनाया, और आप देख रहे हैं कि जब विकास होता है तो रोड ऊंचे होते जा रही है, तो जब बारिश का समय आता है तो जहां पानी ढाल जाएगा वहीं पानी भर जाएगा। उन लोगों की पीड़ा बिल्कुल सही है, सांप देख पानी भर रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी पीड़ा बहुत शुक्ला जी के जो भाई ने कहा वो बात बिल्कुल सत्य कहा, वो बात उनकी सही है, और पुलिया जुड़नी चाहिए। मेरे बगल का मामला है, मैं भी चाहता हूं, मैं प्रयास में हूं। वीडियो में मैं देखा, मैं पूजा पांडे जी के भाई को कहना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द प्रयास किया करूंगा कि जल्द से जल्द उनकी वो रोडें जो हमारे सीमा, और इकौना देहात के ग्राम सभा के प्रधान से भी निवेदन करूंगा कि उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वहां कम से कम 100 परिवार लोगों की जिंदगी उस रोड से गुजरती है, तो उस पर विशेष ध्यान देते हुए उस पर काम कराएं। और अगर मेरी बात माननीय विधायक तक भी जा रही है तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि उसके लिए व्यवस्था ढूंढे, और मैं अपने ठेकेदार को उसी आपके वीडियो के माध्यम से देखने के बाद तत्काल रूप से मैंने यह कहा था कि उस पुलिया को कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाए जिससे उधर पानी न जाए। तो उसके लिए आपने यह सवाल पूछा, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि नसीब जी आखिर में 2 लफ्जों में क्या कहना चाहेंगे? 2 लफ्जों में यही कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, ओबीसी समाज के लोगों से, सवर्ण समाज के लोगों से, सब लोग एक साथ आइए। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, उम्र कम है, आपकी सेवा हमेशा तत्पर करता रहूंगा। मेरी उम्र है, मैं नौजवान हूँ, युवा सोच के साथ में आपकी मेहनत और लगन से आपके लिए काम करूंगा। आपकी बात जो श्रावस्ती जनपद श्रावस्ती 290 विधानसभा की रहेगी, अधिकारियों से रखूंगा, और जो बात हमारी यहाँ नहीं समझी जाएगी, विधायक बनने के बाद अगर आपका आशीर्वाद प्यार बना रहा तो सदन में आपकी बात को उठाऊंगा। वो किसी भी वर्ग का हो, कितना भी पीड़ा में हो, कितने भी छोटे वर्गों से आता हो, ओबीसी से आता हो, दलित वर्गों से आता हो, ये ना समझे कि केवल एक ही समाज के लिए वहां लड़ाई लड़ा जाएगा और एक ही समाज की बात कहा जाएगा। नगर पंचायत में मुझे मेरी पत्नी को कम से कम 3.5 साल लगभग पूरा हो रहे हैं। मैंने किसी समुदाय के व्यक्ति को कोई ठेस नहीं पहुंचाया है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि सभी की मदद हो। अगर मुझे जनता ने अगर कोई 2-4 बातें कही हो तो उसको भी मैं अपना सब्र करके ये लिया, क्योंकि मैं जनता का नौकर हूं, जनता के लिए जनता ने मुझे चुना है। तो इसीलिए मैं सभी समुदाय के लोगों का ध्यान रखते हुए हमेशा उनके पक्ष
तत्पर रहता हूँ, 24 घंटे मेरे फोन खुले रहते हैं, रात को कोई 12 बजे भी लगाता है तो उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। कोई मुझे थाने पे लिए कहता है तो मैं उसके साथ जाके करता हूँ, अधिकारियों के पास जाने के लिए कहता हूँ तो व्यक्तिगत उनका कोई मामला पारिवारिक रहता है तो घर पे जाके समझाने का काम करता हूँ। तो ऐसे में मेरा 3.5 साल का जो कार्यकाल पूरा होने वाला है उसमें मैंने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया है। वीरपुर में मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी, मेरा भाई जिला पंचायत सदस्य था। मुझसे जितना हो चुका है उस क्षेत्र में मैंने काम कराने का प्रयास किया है, क्योंकि सदस्य और अध्यक्ष में फर्क होता है। आज अध्यक्ष में पूरा अधिकार रहता है, बोर्ड के मेंबरों के सहमति से जहां जहां चाहा जा रहा है वहां वहां काम हो रहा है। अभी मेरे करीब 2.25 साल जो बचे हुए हैं, मैं अपने इकौना की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि न तो सड़क पे पानी रहेगा, अगर बारिश में सड़क आती कहीं आपको आवागमन नहीं महसूस होगा। इकौना को बहुत स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। बस आप एक छोटा सा आपसे संदेश कि मेरे काम में आप भी सहयोग कीजिए। जो लोग सहयोग में रोड़ा बन रहे हैं उसी के उपरांत ही काम जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। विकास रुकेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा और विलंब हो जाएगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह हमारे साथ प्यार, इखलास, मोहब्बत और आपकी हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा, ऐसे आने वाले समय में विधानसभा में भी बना रहेगा। तो जिस तरह इकौना को स्वच्छ और सुंदर बनाने का मेरा प्रयास है, उस तरह पूरे विधानसभा 290 को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। अभी मेरा प्रयास है कि इकौना में मैं पार्क बनाऊं, मेरा प्रयास है ओपन जिम रहे। जो लोग अगर बाहर जाते हैं तो लाइटिंग देखते हैं तो कहते हैं यार नगर में इकौना में ऐसे लाइटिंग लग जाए, तो मेरा प्रयास है कि मैं जल्द से जल्द लाइटिंग इकौना को और स्वच्छ और साफ बनाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा आखिरी मेरा संदेश है कि इकौना को स्वच्छ और साफ करने के लिए सभी व्यापारी बंधुओं भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें। सुबह गाड़ी आती है, शाम को गाड़ी आती है। अगर कूड़ा दोपहर के टाइम या निकलता है या कहीं बाद में निकलता है तो उस कूड़े को इकट्ठा कर लें, एक पॉलीथीन में या एक किसी कैरी बैग में रख लें। जब कूड़ा की गाड़ी आए तो कूड़ादान में ही डालें, रोड पे ना फेंकें, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का यह लक्ष्य है कि इकौना को स्वच्छ और सुंदर साफ बनाया जाए। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, नसीम चौधरी जी हैं और संभावित प्रत्याशी 290 श्रावस्ती विधानसभा से, और आपकी पत्नी यहाँ की नगर पंचायत है इकौना से, और आपने प्रयास भी किया है काफी दिनों से अपने समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए। और इनका यही कहना है कि मेरा ये कहना है कि कोई वर्ग पीड़ित ना हो, गरीबों को और जो मजलूम है उनको दबाने का प्रयास हो रहा है। इसी मद्देनजर को रखते हुए आपने आज 290 विधानसभा विधायक को जो है चैलेंज किया है कि तीसरी बार यहाँ की जनता 290 विधानसभा की जनता बनने नहीं देगी। विधायक 1400 और 500 वोटों से जो जीत हासिल होता है उनको कम से कम इन चीजों पर गुरेज नहीं करना चाहिए, ना ही ईगो सेटिस्फाइड करना चाहिए, और इस बार जनता जवाब देगी। और यह है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का यही खूबसूरत पल रहता है दर्शकों कि कभी लोकतंत्र में कोई राजा होता है, कोई राजा से जो है जो हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हुई और आपसे चर्चा करके नसीम जी बहुत अच्छा लगा। आपने बेबाक इंटरव्यू दिया, एकदम बेधड़क, बेझिझक, बेअंदाज, जो है बिल्कुल डर नहीं, निडर होकर आपने जो जवाब दिया है ये जनता को काफी पसंद आएगा। और कमेंट बॉक्स पर दर्शकों जरूर कमेंट करिएगा। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।